नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। ग्रहों का आपस में मिलना योग के कारण होता है। ग्रहों से हमारी कुंडली के बारे में पता चलता है और ज्योतिष विद्या में ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ग्रहों से ही कुंडली में होने वाली परेशानियों के बारे में पता चलता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस ग्रह के मिलने से विष योग बनता है और विष योग के लाभ और हानि क्या है। और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। आयुष्मान। आचार्य जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई परेशानी अगर आपके जीवन में है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 01207153 01207153 और अब सीधा आचार्य जी का रुख करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी, ग्रहों का हमारी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण योग होता है। खासतौर पर आज जब बात हो रही है विष योग की, तो जानना चाहेंगे कि आखिर किन ग्रहों के मिलने से ये विष योग बनता है और आखिर ये विष योग होता क्या है, क्या इसके प्रभाव होते हैं, शुभ या अशुभ, किस तरीके का ये योग होता है? देखिए, ये ग्रहों का जो विष योग है, कुंडली में जो विष योग का निर्माण होता है, ये ज्योतिष विद्या में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। शनि और चंद्रमा दोनों एक साथ युति जब करते हैं तो विष योग का निर्माण होता है। कुंडली में विष योग किसी के बना है तो देखिए अंकुर जी, ये तो आप जानते हैं कि विष का नाम लेते ही आदमी को डर लगने लगता है जी कि विष योग का निर्माण हो गया है। तो विष योग का मतलब ही एक डर भय है और ऐसा डर भय कि आदमी एक बार तो ऊपर नीचे हो जाता है जी। ऐसे में विष योग जैसे इंसान को बनता है, शनि और चंद्रमा एक ही दशा में आते हैं या फिर विष इससे योग बनता है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि विष योग का जो निर्माण होता है जन्म पत्री में, वो एक साथ जब ग्रह बैठ जाते हैं और चंद्रमा और खास तौर पर शनि, जो कि शनि बहुत धीमी गति से चलने वाला होता है और चंद्रमा तीव्र गति से चलने वाला होता है, तो फिर विष योग का निर्माण होता है। अब विष योग दरअसल में है क्या कि विष योग एक ऐसा योग है जो आदमी को बहुत हानि देता है और जीवन में दिक्कतें खड़ी कर देता है। ऐसे इंसान को डरना नहीं है। विष योग का छोटा सा एक उपाय होता है कि भगवान शंकर की पूजा करें। कुंडली में विष योग के जो प्रभाव होते हैं वो मैं आपको बता दूं कि विष योग का जो प्रभाव होता है आर्थिक समस्या पैदा करता है। विष योग के तीसरे और चौथे भाव में यदि बनता है तो जीवन को खुशी पूरी तरह समाप्त कर देता है, परिवार के लोगों से संबंध खराब कर देता है। जब चंद्रमा और शनि पांचवें भाव में होते हैं तो वैवाहिक जोड़ों को बच्चों नहीं होते हैं, इससे परिवार अधूरा हो जाता है। जब इस योग छठे और सातवें भाव में बनता है तो इंसान कर्जे से लग जाता है, पति पत्नी का रिश्ता खराब हो जाता है, ये बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि रिश्ता टूट जाता है। विष योग आठवें और नवें भाव में बनता है, इंसान धर्म पूजा पाठ से दूर हो जाता है, नास्तिक बन जाता है और इंसान किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। 10वें भाव में व्यक्ति को मान सम्मान कभी नहीं मिलती है, माता पिता के साथ रिश्ता खराब हो जाता है। इस इंसान के भाव कुंडली के यदि 11वें भाव और 12वें भाव में होता है तो खर्च अधिक करता है, आय में कमी आती है। अब विष योग के लाभ की बात करें तो देखो लाभ यह है अंकुर जी कि जिस इंसान को विष योग किस परिस्थिति में बन रहा है, विष योग से कई फायदे इंसान को अकेले खुश देता है। एक तो जो अकेला रहता है तो बहुत खुशी होती है। विष योग व्यक्ति जब बनता है तो पूरा मन लगा करके कार्य करे और अकेले रहना पसंद करेगा और दूसरे लोगों के प्रति दयालु की मदद करने वाला होगा। विष योग से हानि बहुत है, लाभ तो कम है। विष योग के सबसे बड़ा नुकसान होता है कार्य करने का आत्मविश्वास खो देना, करियर को सफल होने में परेशानी देना,
प्रेम संबंध को तबाह कर देना, भाई बहन के साथ मनमुटाव पैदा कर देना, परिवार की शांति भंग कर देना। विषयोग का अर्थ है कि मानसिक अशांति पैदा कर देना। अब इसके उपाय छोटे छोटे से मैंने जैसे सुझाए कि प्रत्येक शनिवार की पूजा करनी चाहिए, शनिदेव की, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, विषयों को दूर करने के लिए पूजा करवाना भी चाहिए, भगवान शंकर का अभिषेक आदि करना चाहिए, तब विषयों कहीं दूर होता है। जी आचार्य जी, इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिन जातकों की कुंडली में ये विषयोग होता है, जैसा कि आपने बताया कि चंद्रमा और शनि के एक साथ आने पर ये योग बनता है, अब ऐसे में क्या भगवान शिव की पूजा अर्चना और इसके साथ ही अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो उसे मजबूत करने के लिए क्या कुछ उपाय करने होंगे, या फिर अगर शनिदेव का अगर दोष चल रहा है तो उनको प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? देखिए, प्रसन्न करने के लिए एक काम है कि चंद्रमा के लिए तो गाय को रोटी देना शुरू करना चाहिए व्यक्ति को, और शनि के लिए शनि देव की पूजा शनिवार के दिन अवश्य करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सहस्त्र घट आदि काम पूजा जरूर होना चाहिए, उसके हाथ से सहस्त्र घट आदि होते रहेंगे तो व्यक्ति फिर वो ठीक रहेगा और सारी स्थिति परिस्थिति उसके अनुकूल बन जाती है। लेकिन दोनों ग्रहों की पूजा करते रहना चाहिए। जी आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया कि जिन भी जातकों की कुंडली में ये योग बन जाता है उनके रिश्ते सभी से खराब हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर वो व्यक्ति जो है वो नास्तिक बन जाता है। अब अगर वो व्यक्ति जो है वो नास्तिक बन गया है, अगर वो भगवान में नहीं मान रहा है, तो ऐसे में वो ये तमाम उपाय तो वो नहीं ही करना चाहेंगे। अब ऐसे में क्या उनके परिजन या परिवार की कोई भी जो है उनके माता पिता हो या कोई भी हो, वो लोग क्या ये सभी उपाय कर सकते हैं, या उन लोग को कुछ अलग से उपाय जो कि वो जातक के लिए पूजा अर्चना कर सके? देखिए, ये बात सही है कि ये जो नास्तिक हो जाता है, भगवान को नहीं मानता है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि विषयोग जिसको है ना, उसका जीवन नरक बन जाता है। तो ऐसे में उनके मदर फादर या बड़े भाई या बड़ी बहन शनि और चंद्रमा की युति से जो विषयोग बना है, तो शनि का उनके लिए जाप करवा दें, चंद्रमा की पूजा करवा दें, या फिर कुंडली में आप ये कह सकते हैं कि जब शनि और मून जो है दोनों जब एक साथ युति करते हैं तो ऐसा होता है। तो फिर ऐसे में विशेष रूप से इनको जातक को चाहिए कि वो शनि देव की पूजा करें, और शनि देव की पूजा करने से ठीक होता है, क्योंकि चंद्रमा का संबंध माता से होता है और चंद्रमा का स्वभाव चंचल होता है। तो कुंडली में जब दोनों ग्रह एक साथ होते हैं, शनि जहाँ एक क्रूर ग्रह है, न्याय प्रिय ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, वहीं चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और चंचल बताया गया, तो ये बहुत दोनों परेशानी पैदा कर देते हैं। ऐसे में दोनों का उपाय केवल जप आदि करना या दान पुण्य करना, और शिव की पूजा सबसे अच्छा होता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, और पीपल के पेड़ के नीचे नारियल फोड़े, ज्येष्ठ मास में पानी से भरा घड़ा शनि और वार के दिन हनुमान जी के मंदिर में दान करना चाहिए। या शनिवार को कुएं में कच्चा दूध डालने से भी प्रभाव का जो है कम हो जाता है। ठीक है आचार्य जी, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत जरा कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, हेलो जी। हाँ, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए अपना। हाँ, प्रणाम आचार्य जी। जी, आयुष्मान श्री राम, जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। आचार्य जी, मेरी बेटी मतलब शादी नहीं हो रही है, बहुत परेशान है कहीं। हेलो, देखिए कॉल डिस्कनेक्ट हो गया शायद। हमारे साथ और भी दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। तो यहाँ जो आपकी शादी का प्रश्न है, ये शादी का रुख आपका अभी नहीं बैठेगा। 13 अक्टूबर के बाद जाकर के संभावना आपके पक्ष में मंगल और शुभ कार्य होने की होंगी, ऐसा प्रश्न कुंडली से हम आपको देख पाए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। बहुत स्वागत है आपका, आप आचार्य जी से अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी, बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी।
आचार्य जी आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है और जन्म स्थान है रतनगढ़ है। तो ये बताएं आप कि मैं मंगलवार को और बुधवार को और बृहस्पतिवार, गुरुवार को और रविवार को शिवलिंग पे गुड़ चढ़ाता हूँ, मंदिर में गुड़ का जूस चढ़ाता हूँ उसको पानी में घोल के। तो वो कैसा है, वो अच्छा रहेगा या कैसा रहेगा, इसके बारे में बताएं आप। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और ये बात सही है कि भगवान शंकर की जो पूजा होती है वो केवल भाव से करने से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जहां आप गुड़ चढ़ाते हैं तो उसका महत्व जानना चाहते हैं। सनातन परंपरा में भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। भोले के भक्तों का मानना है कि देवादि देव महादेव की पूजा जितनी सरल है उतना ही जल्दी वो प्रसन्न होकर के फल देते हैं। अपनी कृपा बरसाने में वो भक्त को कहीं पीछे नहीं छोड़ते। भक्त का भला होता है और उसके आनंद होता है। लेकिन यहाँ गुड़ चढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, गुड़ चढ़ाना, गुड़ मीठा होता है इसलिए परिवार में भी मिठास उत्पन्न करता है। शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाने से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, इसलिए गुड़ चढ़ाना बहुत ही लाभप्रिय है। आप चढ़ाइए। कई लोग, आपको मालूम है, पुत्र की कामना के लिए, अंकुर जी, सुयोग पुत्र की कामना के लिए महाशिवरात्रि पर व्रत रखते हुए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भोलेनाथ पर गेहूं चढ़ाते हैं और गेहूं चढ़ाने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। कई लोग अपना अपना पूजा में अपना अपना भाव रखते हैं, लेकिन पूजा का जो भाव है वो शिव को नारियल का रस अर्पित करें तो आपके जीवन का आनंद और आंतरिक संतुष्टि की आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप पका हुआ केला या गुड़, मिश्री, बीज रहित खजूर, शहद, सूखे मेवा आदि इन सामग्रियों का मिश्रण चढ़ाते हैं तो शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको धन प्रदान करते हैं। भगवान शिव आप पर कृपा करें, ऐसा हमारा भाव रहता है और इसी को लेके अंकुर जी हाँ कई प्रश्न भी करते हैं और भगवान शिव कोई भी कठिनाई आपके जीवन में नहीं छोड़े। इसी को लेके अंकुर जी अपना ज्ञान का सर्वोच्च देने का प्रयत्न करती हैं। और आप देखिए, आज सोमवार का दिन है और शिव भक्तों को पूरा दिन समर्पण है भगवान शिव की पूजा के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान शिव बिल्कुल तैयार है। लेकिन आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए और पूजा का अभिषेक करिए, पूजा करिए, अवश्य आपको लाभ होगा। दूध अर्पित करते हैं तो लंबी आयु होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है। अब अलग अलग है, आप जैसा जो करते हैं उसको वैसा प्राप्त होता है। बिल्कुल जी। आचार्य जी, दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उनका रुक कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप सवाल कर सकते हैं अपना। आचार्य जी प्रणाम। जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय। बच्ची के लिए पूछना था। बच्ची का नाम है ऋचा, जन्म स्थान है जोधपुर और डेट ऑफ बर्थ है 13/4/98, शाम को 6:23। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? बच्ची के विवाह और नौकरी के बारे में पता करना चाहते हैं। देखिए, बेटी का, ऋचा का शनि की महादशा है और शनि की महादशा में बुध का अंतर है, शुक्र का प्रतंत्र है। सिंह लगन में जन्म लिया है और बेटी का समय बहुत शानदार इस समय चल रहा है क्योंकि शनि इनका अष्टमेश है और शनि सप्तम और षष्ठम भाव का स्वामी हो रहा है। ये भी आप मान के मानिए कि शनि अस्त पाप ग्रह के मध्य बैठा है। सूर्य मंगल उसके शुभ प्रभाव को कम कर रहे हैं या सीमित कर रहे हैं। तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, बच्ची को शनिवार के दिन शनि की पूजा करने के लिए कहें और शनिवार को गरीब, अपंग, असहाय, दीनहीन लोगों को कोई दान पुण्य करने के लिए कहें, अवश्य आपको लाभ होगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय। जी राजमेर बीकानेर से गुरु जी आयुष्मान, खुश रहो, मेरे राम की जय हो। डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर
65। हेलो जी जी, बताइए आगे। और सुबह 4 बजे का जन्म 4 है। बजे बीकानेर राजस्थान। 17 सितंबर 65 4 AM बीकानेर राजस्थान। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो मुझे हर जगह मान सम्मान बहुत प्रभावित होता है और जगह जगह रिश्ते खराब हो रहे हैं। 15 तक तो हालात बहुत बढ़िया थे, उसके बाद जब भी सेशन में आगे बढ़ रहे थे उसके बाद परिवार में रिश्ते खत्म हो गए हैं। ऑफिस में बैंक सेटिंग रहते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं, शनि की महादशा है और ये जो आपने 17 सितंबर 1965 सुबह 4 बजे का बीकानेर का जन्म दिया है, इससे कर्क लगन आती है। और शनि और यहाँ जो केतु है, ये आपका पंचमे भाव में बैठा हुआ है और शनि वक्री हो रहा है। तो शनि दुख स्थान पे बैठ करके मान सम्मान को कमजोर करता है और मूल त्रिकोण में शनि बैठा हुआ है, भाग्यवश कुंभ का शनि है। तो मैं आपको इतना सा ही कहना चाहूंगा, शनिवार के दिन शनि की पूजा करें और बन सके तो राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करें। अवश्य आपको सब ठीक रहने वाला है, कोई भी चिंता आप न करें किसी तरह से, आप ये कीजिए। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। आचार्य जी, वक्त तो चला है राशियों का, तो राशियां भी बता देते हैं दर्शकों को कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ करना होगा। खासतौर पर आज सोमवार का दिन है, दूसरा सोमवार है सावन का, क्या कुछ खास रहने वाला है? तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के जातकों को कठिन समय के दौर से गुजरना होगा। आपका कभी हार न मानने वाला रवैया आपको जीवन के हर पहलू में नई ऊंचाइयों तक आज ले जा सकता है। उन समस्याओं से निपटने के लिए बढ़िया दिन है जिन्हें सुलझाने में आप पहले देरी कर रहे थे। यदि आज आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो बीमारी से उभरने की संभावना पूर्ण बनती है। और अब आइए अगली राशि का रुख करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको सतर्क रहना चाहिए क्योंकि कार्यालय में आपके और आपके सहकर्मियों के बीच तीखी बहस होने की संभावना दिखाई देती है। अपने आसपास किसी से भी बात करने से पहले सोच लीजिए। अपने दिमाग को उन कामों में लगाइए जिनसे आपको अच्छा महसूस हो रहा है। बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। आपके दिल टूटने वाला जो कार्य है वो ना करें, अपनी भावनाओं को काबू में रखें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो रहा है। किसी पुराने रिश्तों को फिर से जीवंत करने के बारे में आप सोच सकते हैं। अपने गुस्से पर काबू बनाए रखें, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपको अपने पिछले निवेश से लाभ प्राप्त हो रहा है। काम में व्यस्त रहने के कारण जीवन साथी के साथ संबंधों में खटास होती है। सिंगल लोगों को मानसिक से आज परेशानी होती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को आज कई आपकी प्रशंसा करेंगे और कई महानुभाव आज आपको आपके विनम्र व्यवहार की सराहना करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। आज आप आलस को त्याग दें और कार्य करें तो आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं अगली राशि सिंह राशि वाले लोगों की। आज आप अपने खाली समय का भरपूर आनंद उठाएंगे। हालांकि आपको अनावश्यक खर्च करने की से आज बचना चाहिए, अन्यथा धन की थोड़ी कमी आ सकती है। आपका प्रेमी आपकी पहले कहीं की गई बात से आज आहत हो सकता है। इससे पहले कि वो आपसे नाराज हो जाए और आप कुछ भी गलत हो जाए, अपनी गलती का एहसास करें और स्थिति को आप संभालें। और अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी जातकों की। आज जब आप किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति से मिलते हैं तो कभी भी घबराए नहीं, पर आज भी नहीं घबराएं और आत्मविश्वास को खोए नहीं। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे जो वास्तव में आपको संतुष्ट करता हो। आपके बच्चे आज आपके घरेलू काम को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे
उन्हें खाली समय में इस प्रकार की गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित करें। आज आपका अपने जीवन साथी के साथ गंभीर विवाद रह सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। ये ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन दिन है जो आपको अच्छा महसूस कराता है। अनावश्यक चीजों पर ज्यादा खर्च ना करें। हालांकि आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। परिजनों के साथ गलतफहमियां दूर होंगी। अपने लिए कुछ समय निकालें और अपनी कमियों का मूल्यांकन कर उस पर काम करें। इससे आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा। और अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, लेकिन काम का दबाव आपको परेशान कर सकता है। दोस्तों ने शाम के लिए कुछ रोमांचक योजनाएं बनाई हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच आप अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए आज निकल सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज अपने शौक पूरा करने में अतिरिक्त समय लगाना चाहिए। करीबी रिश्तेदारों के घर जाना आपकी आर्थिक परेशानी बढ़ा सकता है। कुछ पुराने मित्र आपका सहयोग करेंगे। आपको अपने प्रिय की हर छोटी छोटी मांग पूरी करने की जरूरत नहीं है। संचार आज आपका मजबूत पक्ष बना रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोग। शाम को आपको आराम करने की जरूरत पड़ सकती है। आपकी रचनात्मक प्रतिभा लाभदायक साबित रह सकती है। आपके व्यावसायिक दायित्व के कारण आपका वैवाहिक जीवन कठिन दौर से गुजर सकता है। आप अपनी कमियों पर काम करने पर विचार आज कर सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। ध्यान और योग से आपका फायदा हो सकता है। आपके वित्त में वृद्धि हो सकती है, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। आप लंबित कार्यों को निपटाने में कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। कुछ के लिए शादी की घटिया आज बन सकती है। आपके रिश्तों को आपके समय और पूरे ध्यान की आपको जरूरत है। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका जीवन साथी आपको बहुत खुश रखेगा। अज्ञात स्रोतों से धन का आगमन आज आपको हो सकता है। परिवार में किसी नए का आगमन आज हो सकता है। कुछ बिना बुलाए मेहमान आपके दरवाजे पर आज आ सकते हैं, जिससे कारण आप अपनी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप अपने वैवाहिक जीवन में एक अद्भुत दौर भी आज देखेंगे। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना फल। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से आपने बताया आज के दिन क्या कुछ करना है, क्या कुछ करने से बचना होगा। इसके साथ ही आज सावन का दूसरा सोमवार है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद आपका। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। चलिए तो इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहे जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।